जय श्री राम दोस्तों। आज भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने नंगा करने के लिए एक और कदम उठाया है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो कदम क्या है। इससे पहले थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। आपको याद होगा 22 अप्रैल 2025 को पिछले साल पहलगाम में अटैक हुआ था, जिसमें 26 हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया था और उसके बाद बवाल उठ गया था और बहुत प्रेशर था इंडियन गवर्नमेंट पे कि आप कुछ एक्शन लीजिए। तो एक्शन क्या हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर। आज इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो इंडिया की है, उसने इस केस में आज एक नाम ऐड किया है आधिकारिक तौर पे, और यह नाम उस शख्स का है जिसे भारत 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड मानता है, हाफिज सईद। सवाल यह है कि हमला तो अप्रैल 2025 में हुआ था, लेकिन हाफिज सईद का नाम जुलाई 2026 में क्यों ऐड किया गया? क्या कोई नया सबूत मिला है इंडिया को, या भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कानूनी केस तैयार कर रहा है? आज हम इसी के बारे में पूरी बात करेंगे दोस्तों, तथ्यों के आधार पे और प्रूफ्स के आधार पे। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। अब शुरू करते हैं शुरू से। क्या हुआ? 6 जुलाई मतलब आज के दिन एनआईए ने जम्मू के स्पेशल कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है, और इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख जो है हाफिज सईद, उसको आरोपी बनाया गया है। एनआईए ने कहा कि पहलगाम सिर्फ स्थानीय लोगों का काम नहीं था, बल्कि बॉर्डर के अक्रॉस बैठी हुई जो ये एक पार्टी है, इसकी साजिश थी। और एनआईए के मुताबिक इस साजिश का जो हेड था, नेतृत्व जिसने किया था, वो हाफिज सईद ने किया था, और पूरे ऑपरेशन का प्लान इसने बनाया था, और लास्ट में इसको पूरी मॉनिटरिंग भी हाफिज सईद ने की थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि अदालत में दाखिल एक चार्जशीट है। यानी देखिए, आरोप अभी तक पूरे रिकॉर्ड का हिस्सा हो गए हैं, लेकिन देखिए, चार्जशीट केवल दाखिल होना ये सिद्ध नहीं करता है कि वो ज़रूर उसमें वो उसने किया है या नहीं किया है। लेकिन चार्जशीट का मतलब होता है कि आपके पास पूरे सबूत हैं, और सबूत आपने डाले हैं, इसलिए 1 साल लगा है वो पूरे सबूत इकट्ठा करने में। और इसीलिए ये साल पूरा लगा है कि आप एक बार जब चार्जशीट दाखिल कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपके पास कोई नए सबूत, नए डिजिटल जानकारी या किसी भी नए आरोप की भूमिका सामने आती है, तो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाती है, और इसी जो एडिशनल जो डॉक्यूमेंट है, इसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। यानी ये पहले की चार्जशीट का ही एक एक्सटेंशन होता है, जिसमें नए तथ्य जोड़े जाते हैं और नए आरोपी जोड़े जाते हैं। अब आपको समझ में आएगा। दिसंबर 2025 में एनआई ने ये जो पहलगाम हमले में जो पूरा अटैक हुआ था, इसमें पहली चार्जशीट दायर की थी। कब? दिसंबर 2025 को। इसमें क्या किया उसने? परवेज अहमद और बशीर अहमद जोधर, ये दोनों जो टेररिस्ट थे, उनको लॉजिस्टिक मदद करने के आरोप में गिरफ्तार करवाया था। और उसी चार्जशीट में लश्कर-ए-तैयबा और उसके एक प्रॉक्सी संगठन जो है, जिसे कहते हैं रेसिस्टेंट फ्रंट, टीआरएफ, उसकी भूमिका का भी पूरा जिक्र था। उस समय याद रखिएगा कि हाफिज सईद को व्यक्तिगत तौर पे नामजद नहीं किया गया था, और यही आज की सबसे बड़ी बात है कि अब क्यों। चलिए, इससे पहले ये जानते हैं कि ये हाफिज सईद नाम की चीज है क्या, कौन है ये। देखिए, हाफिज सईद जो है, भारत के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि 40 सालों से ये एक आतंकी नेटवर्क का चेहरा है, जिसे एलईटी बोलते हैं। ये बंदा लगभग 1950 में पैदा हुआ है, और वेस्टर्न पंजाब में इसका परिवार था, लेकिन 47 के बंटवारे के समय इसका परिवार इंडिया से लेकर पाकिस्तान चला गया था। इसकी एजुकेशन लाहौर में हुई थी, और इसका कुछ समय जो है इसने पढ़ाई लिखाई का भी काम किया था, टीचरिंग का काम किया था। लेकिन 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान इसकी पूरी डायरेक्शन बदल गई थी।
अब आप पूछेंगे कि लश्कर तैयबा कैसे बना था भाई, इसके बारे में भी जान लीजिए। 1987 में हाफिज सईद, जफर इकबाल और एक पाकिस्तानी विचारक अब्दुल्ला अल्याम ने, इन तीनों ने मिलकर लश्कर तैयबा की स्थापना की थी। लश्कर का क्या मतलब है? सेना। और तैयबा का क्या मतलब है? पवित्र, मतलब पवित्र सेना। और इसको इतनी पवित्र सेना है कि इसको भारत, अमेरिका और यूएन और यूरोपीय संघ सबने उसको एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। और इसका जो मुख्य निशाना होता है वो जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में, जैसे मुंबई अटैक, आपको याद होगा, उसमें भी हाफिज सईद का ही नाम है। बाद में क्या हुआ, जब इसको पाकिस्तान ने भी कोई किसी यूएन के अंडर में आके और इसको जेल वेल किया बंदे को, और एलईटी को भी बैन लगाया, तो उसने इसका एक नया चेहरा बना दिया, नया नाम बना दिया, जिसका नाम रखा उसने जमातुल दावा। और बेसिकली जो जमातुल दावा है ये फ्रंट एंड है एलईटी का, और ये पूरी दुनिया जानती है। अब देखिए, हाफिज सईद को इंडिया क्या मानती है कि 2001 के जो संसद में हमले हैं वो, 2005 में दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट हुए थे, और नेचुरल 2006 के जो मुंबई लोकल ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ था वो, और उस सबसे बड़ा हमला जो 26/11 का मुंबई में है। तो जितने भी ज़्यादातर 4 या 5 बड़े हमले हुए हैं इंडिया में, उसमें इंडिया हाफिज सईद को मास्टरमाइंड मानता है। और इसीलिए दोस्तों, अमेरिका ने भी हाफिज सईद पे $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था। अब इंडिया का क्या आरोप है? इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद और उसके नेटवर्क के खिलाफ कभी भी कोई पॉजिटिव कार्रवाई नहीं की। अच्छा, पाकिस्तान का कहना है कि उसने कई बार इसको गिरफ्तार किया, इसकी जो फंडिंग है वो बंद की, और उसके मामलों में इसको सजा भी हुई। अब इंडिया कहता है कि भारत का ये चीज़ है कि भाई इसको ज़्यादातर क्यों सजा दी गई है, क्योंकि एफएटीएफ से बाहर निकलने के लिए इसको सजा नहीं दी गई, और इसको तो गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। ये पता नहीं कि मुद्रिके में रहता है या कहाँ रहता है, किस जगह पे रहता है, सबको पता है। लाहौर में रहता है, जिससे घर में अभी ब्लास्ट हुआ था 1 साल पहले, बच गया था। और अब देखिए, अगर आप इसको देखेंगे कि पूरा इसका एलईटी का नेटवर्क ऑफ टीआरएफ क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। लश्कर तैयबा का पूरा संचालन जो होता है ना, वो केवल एक आदमी नहीं करता है, बल्कि पूरा ये नेटवर्क है। और इसके जो मेन फेसेस है दोस्तों, उसमें एक है ज़कीउर रहमान लखवी, जिसे 26/11 के मुंबई हमले का ऑपरेशन कमांडर माना जाता है। साजिद मीर, भारत, अमेरिका और यूएन ने उसे 26/11 की साजिश से जोड़ के उसको बैन किया हुआ है। अब्दुल रहमान मक्की, यह हाफिज सईद का रिश्तेदार है, जिसे संगठन के पूरा फाइनेंस ढांचे का हेड माना जाता है। और कुछ इंडियंस भी, और इंडियंस कश्मीरी भी इस एलईटी से जुड़े हुए बताए जाते हैं। कुछ है जैसे अबू जंदाल, यह महाराष्ट्र से है, जिस पे 26/11 के दौरान कराची कंट्रोल रूम से हिंदी में निर्देश देने का आरोप है। सुनिए आप, फैयाज कागजी, ये भी महाराष्ट्र से, जो पाकिस्तान में पहुंच के एलईटी नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जाता है। अब बात करते हैं टीआरएफ की। टीआरएफ यानी रेसिस्टेंस फ्रंट। ये 2019 के बाद ये नाम कश्मीर में ज़्यादा सुनाई देने लगा दोस्तों। भारतीय एजेंसियों का आरोप है कि टीआरएफ असल में एलईटी का एक प्रॉक्सी संगठन है, मतलब नया ब्रांड नेम, जिसके पीछे पुराना आतंकी ढांचा काम करे, ताकि ये दिखाया जा सके कि एलईटी ने ये काम नहीं किया है, किसी और संगठन ने किया है। और इससे पाकिस्तान पे सीधे दबाव को कम करने की कोशिश होती है, जबकि नेटवर्क वही रहता है दोस्तों। और नेचुरल है, पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार तो करेगा ही। अब सबसे जरूरी सवाल यहाँ पे ये आता है कि एनआईए ने किस आधार पे हाफिज सईद को आरोपी बनाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनआईए के मुताबिक डिजिटल सबूत भी मिले हैं, उनका टेक्निकल विश्लेषण भी किया गया है, जो लोग पकड़े गए हैं, गवाह हैं, उनके बयान भी हैं, और फाइनेंशियल एक डीलिंग भी हुई है, उसकी भी कड़ियां मिली हैं। तो उसको पूरा उन्होंने अध्ययन किया, और उसके अध्ययन के बाद उनको लगा कि नहीं, हाफिज सईद का इसमें हाथ है। और इसीलिए जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें वैज्ञानिक, फोर्सेनिक और तकनीकी सबूतों का
विचार करने के बाद उसका नाम ऐड किया गया है। और देखिए, पूरा रिकॉर्ड तो कभी भी बाहर आता नहीं है, और शायद इसका जो पूरा रिकॉर्ड है वो यूएन में दिया जाए इंडिया की तरफ से, क्योंकि ऐसे ही चार्जशीट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान मना करेगा। तो इंडिया के पास अनलेस अनटिल बहुत सॉलिड प्रूफ हुए तब तक 1 साल के बाद उसने नाम ऐड किया है सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। और अब क्योंकि आप ये कहो कि पब्लिक के सामने वो चीज़ें नहीं आती हैं, वो रिकॉर्ड नहीं आती हैं, और अभी भी जैसे पाकिस्तान तो कहेगा कि भैया अभी तो चार्जशीट हुई है, अभी कुछ दोषी साबित थोड़े ना हो गया है, दोषी साबित करो। तो हाँ, ये एक प्रक्रिया होती है, उसकी ये शुरुआत होती है। और अब क्या है कि देखिए, अब भारत का रोल क्या आता है इसके अंदर, कि भारत अगर कोई भी हमला है, जैसे पहलगाम का है, अगर वो बताता है कि भैया लोकल लोगों ने काम किया है, तो इंटरनेशनल जो इफेक्ट है उसका वो बहुत कम हो जाता है। और जब ये जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो बॉर्डर पार जाता है, तो भारत के पास इंटरनेशनल जो भी फोरम्स हैं उनमें कहने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए हो जाता है, औपचारिक कानूनी दस्तावेज होता है कि भैया इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो चार्जशीट होती है, ये अदालत के अलावा ये पॉलिटिकल स्तर, डिप्लोमेटिक स्तर पे भी काम करती है, और ये पूरा पाकिस्तान का जो नेटवर्क है वो लाती है आपके पास, वो सेंटर में लेके आती है कि इसका क्या होने वाला है, पाकिस्तान इसमें कैसे इन्वॉल्व है। और 1 साल का पूरा वक्त लिया है इंडिया ने ये बात सोचने के लिए। और देखिए, इस पूरी कहानी का सार केवल ये नहीं है कि एनआई ने हाफिज सईद का नाम जोड़ दिया। असल में बात यह है कि भारत आतंकी हमलों की जिम्मेवारी सिर्फ हमलावरों तक सीमित नहीं रखना चाहता। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। भारत पूरा कमांड स्ट्रक्चर और उनका मास्टरमाइंड तब तक, वहां तक कि उनकी पूरी जिम्मेवारी तय करता है कि जिसने किया है वो तो कल्प्रिट है ही, लेकिन जिसने करवाया है, जैसे इस केस में हाफिज सईद, वो भी उतना ही जिम्मेवार है। तो अब आगे अदालत में कौन से सबूत टिकते हैं, कौन से सबूत नहीं टिकते हैं, जो इंटरनेशनल स्तर पे उसका क्या असर होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया ने अपनी प्रिपरेशन 100% पूरी की होगी। तो ये देखते हैं कि आगे क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाती है, क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ ये जो सबूत है ये शेयर करेगा, या इंटरनेशनल फोरम्स में ये सबूत शेयर करेगा। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आप लोग दोस्तों बताइए कि क्या इंडिया के पास एक ऐसा हथियार लग गया है जिससे कि वो पाकिस्तान को दोबारा FATF में डलवा सकता है? क्योंकि अभी FATF के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडियन है, उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट में भी काम किया हुआ है, इंडिया को सपोर्ट है। तो ऐसे वक्त में ये रिपोर्ट आना, क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? एक बार सोचिए, और सोच के मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।